नमस्कार। आज हम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आईपीओ पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हमारे पास इससे जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां हैं, जैसे ये आईपीओ कब आया, साइज क्या था और हाँ, ये कंपनी असल में करती क्या है। बिल्कुल, इस पर बात करना जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे गहराई से समझते हैं कि इस आईपीओ में निवेशकों के लिए क्या खास है और एनएसडीएल ये भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम की मशीनरी में मतलब क्या भूमिका निभाता है। हाँ, ये समझना अहम है। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें साफ कर लें। ये आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच खुला था जी। और ये पूरी तरह से मतलब 4011.60 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस था। हाँ, ओएफएस था। इसका मतलब है कि कंपनी ने कोई नए शेयर जारी नहीं किए। जो मौजूदा शेयर होल्डर थे वही अपना हिस्सा बेच रहे थे। करीब 5 करोड़ शेयर थे कुल मिलाकर। सही। शेयर का प्राइस 800 रुपए तय किया गया था और कम से कम 18 शेयर खरीदने जरूरी थे। हाँ। तो न्यूनतम निवेश लगभग 14,400 रुपए का बनता है। जी, करीब उतना ही। और लिस्टिंग इसकी बीएसई पर होनी है शायद 6 अगस्त 2025 को। अच्छा। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एनएसडीएल आखिर है क्या चीज। हाँ, बताइए। देखिए, ये भारत की पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। पहली और सबसे बड़ी? जी। मतलब सरल शब्दों में कहें तो जैसे बैंक आपके पैसे सुरक्षित रखता है ना, हाँ, वैसे ही डिपॉजिटरी आपके शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह को, मतलब जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखती है। अच्छा, डीमैट फॉर्म में? बिल्कुल, डीमैट फॉर्म में। और ये सेबी से मान्यता प्राप्त एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी एमआईआई है। एमआईआई, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एमआईआई होने का मतलब है कि ये भारतीय शेयर बाजार के सही ढंग से चलने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। ओके। और इस पर रेगुलेटर मतलब सेबी की कड़ी नजर रहती है। सोचिए, मार्च 2025 तक का आंकड़ा है, इनके पास लगभग 3.94 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट थे। अरे बाप रे, 3.94 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इनकी पहुंच देखिए, भारत के 99% से ज्यादा पिन कोड्स तक और 186 देशों में इनकी सेवाएं जाती हैं। कमाल है। ये पैमाना तो इनके ऑपरेशन की विशालता दिखाता है वाकई। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिक्योरिटीज रखती है, पर ये सिर्फ डीमैट अकाउंट तक ही सीमित नहीं है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इनकी एक सब्सिडियरी है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड यानी एनडीएमएल। एनडीएमएल। हाँ, ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स देखती है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का काम करती है, इंश्योरेंस रिकॉर्ड रखने जैसे काम भी करती है। अच्छा, काफी डाइवर्सिफाइड काम है। जी। और दूसरी है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, एनपीबीएल, वो एक पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक भी। तो ये सब्सिडरीज एनएसडीएल के मुख्य व्यवसाय को कैसे मतलब सहारा देती हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एनडीएमएल जैसी जो सब्सिडरी है वो एनएसडीएल को अपनी जो कोर एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करके सरकारी और रेगुलेटरी सेवाओं में विस्तार करने का मौका देती है, जिससे आय के नए स्रोत बनते हैं। और एनपीबीएल जो है वो पेमेंट्स इकोसिस्टम में उतरकर फाइनेंशियल सेवाओं का दायरा और बढ़ाता है। अच्छा। तो ये सब मिलकर एनएसडीएल के बिजनेस मॉडल को आप कह सकते हैं मजबूती और विविधता दोनों देते हैं। समझ गए। अब जरा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल्स कैसे रहे? हाँ, वो भी जरूरी है। तो 31 मार्च 2025 को जो वित्त वर्ष खत्म हुआ उसमें इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ा। 12%? ठीक है जी। बढ़कर 1535.19 करोड़ हो गया। और जो मुनाफा है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी, वो 25% बढ़कर 343.12 करोड़ रहा। ओहो, प्रॉफिट ग्रोथ तो रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा है, 25%। हाँ, ये अच्छी बात है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इनका पीएटी मार्जिन वो 22.35% है। 22.35%। ये तो काफी अच्छा मार्जिन है। जी। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुनाफे में बदलने में कामयाब रही है। और साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 17.11% रहा है। आरओई 17.11%? हाँ, ये बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के निवेश पर कितना प्रभावी ढंग से रिटर्न कमा रही है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े इस सेक्टर के लिहाज से काफी स्वस्थ माने जाते हैं। ये तो बढ़िया है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल था। जी, ओएफएस था। तो इससे जो भी रकम जुटाई गई वो कंपनी के पास तो नहीं गई होगी, वो तो बेचने वाले शेयरधारकों को मिली होगी। बिल्कुल सही। पैसा कंपनी के पास नहीं गया,
कंपनी का मुख्य उद्देश्य इस आईपीओ से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के फायदे उठाना था। जैसे बेहतर विजिबिलिटी मिलती है कंपनी को, ब्रांड इमेज बेहतर होती है और शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ती है। ये सब फायदे होते हैं लिस्टिंग के। अच्छा, एक और बात थी, कर्मचारियों के लिए कुछ शेयर्स रिजर्व रखे गए थे शायद। हाँ, बिल्कुल। कर्मचारियों के लिए 85,000 शेयर रिजर्व रखे गए थे और उन्हें इशू प्राइस पर 76 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया था। 76 रुपए का डिस्काउंट, अच्छा है। जी, और एक और अहम बात, इशू खुलने से पहले ही कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 1201.44 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। एंकर इन्वेस्टर्स, हाँ, उनका पैसा लगाना तो अक्सर बाजार में एक सकारात्मक संकेत माना जाता है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि बड़े संस्थागत निवेशकों को कंपनी के भविष्य में भरोसा है। ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि बाजार के जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स, वो इस आईपीओ को कैसे देख रहे थे। हाँ, देखिए, दिलीप दावदा जैसे जो समीक्षक हैं, वो एनएसडीएल को भारत में डिपॉजिटरी सेवाओं का लीडर मानते हैं और वो मानते हैं कि ये लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है। उनके विश्लेषण के अनुसार आईपीओ की जो कीमत थी वो फुल्ली प्राइस्ड लगती है। फुल्ली प्राइस्ड? या इसका क्या मतलब हुआ आम निवेशक के लिए? फुली प्राइस का मतलब है कि शेयर की कीमत शायद कंपनी की जो मौजूदा कमाई है और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको काफी हद तक दर्शाती है। मतलब हो सकता है कि ये बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध ना हो, वैल्यूएशन में ज्यादा अपसाइड शायद तुरंत ना दिखे। अच्छा, मतलब फेयर वैल्यू के आसपास। हाँ, कुछ वैसा ही। इसलिए उनका सुझाव था कि इसे मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन शायद उतने ना हो। समझ गई। तो अगर संक्षेप में कहें तो एनएसडीएल आईपीओ एक स्थापित और महत्वपूर्ण मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में निवेश का अवसर देता है। जी हाँ। इसका ग्राहक आधार बहुत बड़ा है, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और ये उन निवेशकों के लिए प्रासंगिक हो सकता है जो भारतीय फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ स्टोरी में मतलब लंबे समय के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट की, आप कह सकती हैं, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी, हाँ, कह सकते हैं। जी, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने से लेकर ट्रेड के निपटारे तक, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड मिलना, बोनस शेयर आना और यहां तक कि ई-वोटिंग जैसी जरूरी सेवाएं एनएसडीएल ही मुहैया कराता है। हाँ, ये सब बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल, तो इसकी स्थिरता और कार्यकुशलता पूरे बाजार के लिए अहम है। सही बात है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। जैसे जैसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और हमारा पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट और विकसित हो रहे हैं, एनएसडीएल जैसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं की भूमिका कितनी और बदल सकती है या कितनी और महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर अब जब ये खुद शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। ये सोचने वाली बात है। जी, इस पर सोचने से शायद भविष्य की तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।